सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 के सामाजिक विषय की तीसरी पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का पाठ 5 न्यायपालिका का आगे का प्रकरण न्यायालय तक लोगों की पहुंच, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों, इससे पहले हमने देखा था ये है हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय जो कि नई दिल्ली में स्थित है। हम बच्चों अदालत के बारे में पढ़ रहे थे कि जो न्यायपालिका है वो हमारे देश का या हमारी देश की जो सरकार है उसका ही एक अंग होते हैं। हमने पढ़ा कि सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका और विधायिका ये सरकार के दोनों अंग न्यायपालिका के काम में दखल नहीं देते हैं। न्यायपालिका सरकार के अधीन नहीं होती है और ना ही वो सरकार की ओर से काम करती है, यानी कि न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। और न्यायपालिका की यही स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। हमने ये भी पढ़ा बच्चों कि हमारे देश में कानून का शासन है और कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे देश में एक न्याय व्यवस्था है और इसी न्याय व्यवस्था के अंतर्गत हमारे देश में बहुत सारी अदालतें हैं। वो कई प्रकार के काम करती है। हमने उसके कामों को भी पढ़ा कि हमने उसके कामों को कई भागों में बांटा कि वो कैसे विवादों का निपटारा करती है, न्यायिक समीक्षा करती है, कानूनों की रक्षा करती है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन करती है। तो जो देश में ये अदालतें होती हैं कई सारी, वो अलग अलग स्तर पर अदालतें होती हैं। हमने पढ़ा कि ये अदालतें हैं 3 स्तर पर होती हैं। तो जो सबसे निचला स्तर है जिला और अधीनस्थ न्यायालय, यहाँ बहुत सारी अदालतें होती हैं और इन्हीं अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ होता है। ये अदालतें आमतौर पर ज़िले पर, तहसील के स्तर पर या शहर में होती हैं और यहाँ बहुत सारे मामलों की सुनवाई होती है और हर ज़िले में एक जिला न्यायाधीश होता है। तो बच्चों, हमने ये भी पढ़ा था कि अगर किसी व्यक्ति को ये लगे कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह इसे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है, यानी वो उच्च न्यायालय में जा सकता है। बच्चों, हमने ये भी देखा कि हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है और उच्च न्यायालय अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। अब अगर किसी नागरिक को उच्च न्यायालय का फैसला भी सही नहीं लगता तो वे इससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है, यानी वो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत है जो कि नई दिल्ली में स्थित है और जो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो इसी सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। तो इस तरह से हमने इस अपीलीय व्यवस्था को एक कहानी के द्वारा समझा था, जिसमें दिल्ली के लक्ष्मण कुमार और सुधा गोयल का जो मुकदमा है वो निचली अदालत से होते होते और सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा था। इसके बाद हमने देखा कानून की शाखाएं। 2 तरह के कानून होते हैं, फौजदारी कानून और दीवानी कानून। यानी ऐसे कानून जो फौजदारी कानून हैं वो किसी अपराध से संबंधित होते हैं, जैसे चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना, हत्या आदि। और दीवानी कानून है, इसमें अगर किसी के अधिकारों का उल्लंघन होता है या कोई व्यक्ति किसी के अधिकार की या कानून की अवहेलना करता है, जैसे ज़मीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी आदि, ये सब हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे कि क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है। सिद्धांततः भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। लेकिन वास्तव में क्या होता है? वास्तव में तो यही है कि गरीबों के लिए तो अदालत में जाना बहुत मुश्किल है। ये सिद्धांत की बात है, संवैधानिक बात है कि
न्यायालय की शरण में देश का प्रत्येक नागरिक जा सकता है, चाहे वो अमीर आदमी हो या वो चाहे गरीब हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या साधारण नागरिक हो। सभी देश की अपने न्याय के लिए न्यायालय की शरण में या अदालत में जा सकते हैं। उन्हें न्याय मांगने का अधिकार है। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है, न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और उसके लिए वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह न्याय के लिए अदालत में जा सकता है। अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन वास्तव में तो गरीबों के लिए अदालत में जाना काफ़ी मुश्किल साबित होता है। इसी कानूनी प्रक्रिया में न केवल काफ़ी पैसा लगता है, उसके साथ साथ कागजी कार्रवाई की भी ज़रूरत पड़ती है और इसमें समय भी बहुत लगता है। तो देखो, आपने देखा होगा कई बार केस हैं वो लंबे लंबे सालों तक चलते रहते हैं, है ना। आज मान लो एक मजदूर व्यक्ति है वो जाता है अदालत में, उसे पूरा दिन वहाँ बैठना पड़ता है अब और इंतज़ार करना पड़ता है और उसकी केस की सुनवाई भी नहीं होती है। फिर अगली तारीख मिलती है, इस तरह से उसे तारीख पर तारीख मिलती रहती है। तो लेकिन सुनवाई नहीं होती, इसमें बहुत लंबा समय लगता है, पैसा भी लगता है और कागजी कार्रवाई भी होता है। और भारत के जो गरीब व्यक्ति हैं, मज़दूर हैं, वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो उन्हें वकीलों की ज़रूरत पड़ती है और वकीलों की जो फीस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जो कि वो उसे वहन नहीं कर सकते। तो इस तरह से क्या है कि अगर कोई गरीब आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता और उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूरी से चलता है, तो अदालत में जाने और इंसाफ पाने की उम्मीद उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है और महंगी होती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की व्यवस्था विकसित की थी। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को लोगों की पहुंच तक पहुंचाने के लिए काफ़ी प्रयास किया, जिससे क्या है कि न्याय है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बना सकता है। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यानी कि मान लो कोई व्यक्ति है या कोई समूह है जो खुद इस न्यायालय में नहीं जा सकता, तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया कि किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था को अधिकार दिया कि जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उनके लिए वो याचिका दायर कर सकते हैं। तो यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम से भेजे गए पत्र या तार, टेलीग्राम, इसको भी जनहित याचिका माना जा सकता है। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया था। बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का ही इस्तेमाल किया गया था। लेकिन वास्तव में जो है ये PIL है, एक लंबी प्रक्रिया है और इसमें वही उतना ही अधिक समय लगता है जैसा अभी हमने पढ़ा है। तो क्या आप जानते हैं कि सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का जो भोजन यानी मिड डे मील दिया जाता है, उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप ही हुई थी। यानी कि वही PIL दर्ज की गई थी, जिसके दौरान जो न्यायालय द्वारा फैसला दिया गया, न्याय किया गया, उसी के दौरान ही सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को भोजन दिया जाने लगा है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ कुछ चित्र हैं, इन्हें देख लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। ये देखिए कि कैसे यहाँ दिखाया गया है पहले चित्र में कि धरती देखो आपको दिखाई देगी कि बिल्कुल बंजर है और पशु हैं वो पास में हैं, वो मर रहे हैं। ये चित्र है सन 2001 का, जब राजस्थान और उड़ीसा में अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था और इसकी वजह से
लाखों लोगों के सामने भोजन का अभाव पैदा हो गया था। और इस अकाल के कारण जो पशु हैं वो कंकाल की तरह दिखाई देने लगे, भूखे मरने लगे और मनुष्यों का तो बुरा हाल था। लेकिन ये देखो नीचे ही दूसरा चित्र जिसमें आपको काफ़ी अनाज की बोरियां दिखाई दे रही हैं। जब वहाँ अकाल पड़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जो सरकारी गोदाम थे वो अनाज से भरे पड़े थे। देखो कितनी बोरियां हैं। इस तरह के कई जो सरकारी गोदाम हैं वो अनाज से भरे हुए थे और सारे का सारा जो अनाज है वो चूहों की भेंट चढ़ गया। चूहे उन्हें खा रहे थे, खराब कर रहे थे, नुकसान पहुंचा रहे थे। और इसी तरह से नीचे एक और चित्र देखिए, ये चित्र नंबर 3। तो इसी स्थिति को देखते हुए पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ PUCL नामक एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में PIL लगाई, जनहित याचिका दायर की। यानी इन लोगों के समूह के लिए किसी समूह ने ही, संगठन ने ही PIL लगाई और याचिका में कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के मौलिक अधिकारों में भोजन का अधिकार भी शामिल है। तो देखो बच्चों कि जो हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार, वो 6 हैं। उसमें से हमारा दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार और उसी के अंतर्गत ही अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हमें भोजन का अधिकार भी शामिल है। तो इस याचिका में कहा गया था ये कि भोजन का अधिकार भी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ही आता है। और राज्य की ये दलील को भी गलत साबित कर दिया, क्योंकि राज्य ने क्या दलील दी कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास इतना अनाज नहीं है। और इसका आधार यह था कि सरकारी गोदाम है वो अनाजों से भरे हुए थे। तो संगठन ने क्या कहा कि आपके गोदामों में तो अनाज है और चूहे हैं वो उसे खराब कर रहे हैं। तब सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि सबको भोजन उपलब्ध करवाना राज्य का ही उत्तरदायित्व है। और नीचे देखिए आपको ये चित्र नंबर 4, जहाँ सरकारी विद्यालय में बच्चे हैं वो दोपहर में मिड डे मील यानी दोपहर का भोजन, पोषाहार खा रहे हैं। तो इसी तरह से इन सब बातों के कारण लिहाजा क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये सरकार को आदेश दिया कि वह नए रोजगार पैदा करे, राशन की सरकारी दुकानों के जरिए सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध करवाए और बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन दिया जाए। न्यायालय ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में रिपोर्ट करने के लिए 2 खाद्य आयुक्त को भी नियुक्त किया। तो इस तरह से देखिए कि ये PIL यानी जनहित याचिका है वो लगाई जाती है, लेकिन ये बहुत एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसी के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले ये देखते हैं कि आम आदमी के लिए अदालत तक पहुंचना ही न्याय तक पहुंचना होता है। अगर आम आदमी एक साधारण व्यक्ति है, वो अदालत तक भी पहुंच जाता है तो उसे ये लगता है कि हम न्याय तक पहुंच गए हैं। अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक अहम भूमिका निभाती है, जैसा कि आपने उपरोक्त उदाहरण में देखा है कि अदालत ने ही संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद यह कहा था कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है। इसीलिए अदालत ने राज्य को ये आदेश दिया कि वह दोपहर के भोजन की योजना यानी मिड डे मील सहित सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए। लेकिन अदालत के कुछ फैसले ऐसे भी रहे हैं जिन्हें लोग आम आदमी के लिए नुकसानदेह मानते हैं। उदाहरण के लिए देखो कि वो आम आदमी के लिए नुकसानदेह कैसे है कि गरीबों के आवास का अधिकार, ये एक ऐसा मुद्दा है कि इन मुद्दों पर जो व्यक्ति काम करते हैं उन काम करने वाले कार्यकर्ताओं को ये लगता था या उनका ये मानना था कि बस्तियों और झुग्गी झोपड़ियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा जो भी नया फैसला सुनाया है, हाल ही में जो फैसला दिया है, वो पुराने फैसलों के विरुद्ध है। कैसे कि एक फैसला पहले दिया अदालत ने और एक फैसला वो अब दे रहे हैं, तो जो पुराने फैसले थे उसके खिलाफ है नए वाला फैसला। हाल ही के फैसलों में झुग्गी वासियों को शहर में घुसपैठियों की तरह देखा जा रहा है।
कि यानी अदालत को ये लगता है जो ये झुग्गी झोपड़ियों में निवास करने वाले व्यक्ति हैं वो घुसपैठिए हैं, जबकि जो कि पहले वाला जो फैसला था 1985 में, उस फैसलों में क्या हुआ था कि झुग्गी वासियों को उनकी आजीविका को बचाने का प्रयास किया जा रहा था। तो 1985 में क्या हुआ था और अदालत ने क्या फैसला दिया था जो उन लोगों को सही लगा था। तो 1985 में ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम के एक मुकदमे में अदालत ने फैसला दिया था। तो देखो ये कौन है ओल्गा टेलिस और क्या बात हुई थी बम्बई नगर निगम के बीच में, इसे हम पहले पढ़ते हैं, इसके बाद हम आगे के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम के मुकदमे में न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था। इस फैसले में अदालत ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का ही हिस्सा बताया। नीचे इस फैसले के कुछ अंश दिए गए हैं, इन्हें पढ़ने पर पता चलता है कि न्यायाधीशों ने जीवन के अधिकार को आजीविका के अधिकार से किस तरह से जोड़कर देखा। अनुच्छेद 21 द्वारा दिए गए जीवन के अधिकार का दायरा बहुत व्यापक है, यानी जो अनुच्छेद 21 है वो बहुत बड़ा है। तो जीवन का मतलब केवल जैविक अस्तित्व बनाए रखने से कहीं ज़्यादा है। इसका मतलब केवल यह नहीं है कि कानून के द्वारा जो प्रक्रिया तय की गई है, जैसे मृत्युदंड देना और उसे लागू करने के अलावा भी और किसी तरीके से किसी की जान नहीं ली जा सकती है। यानी कि जो राज्य सरकार या हमारी सरकार है या जो कानून है वो किसी भी व्यक्ति की सिर्फ मृत्युदंड देने और उसे लागू करने के अलावा और किसी तरीके से जान नहीं ले सकती। तो ये जीवन के अधिकार का एक आयाम है और इस अधिकार का इतना ही महत्वपूर्ण पहलू आजीविका का अधिकार भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीने के साधन यानी आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता। यानी कि हर व्यक्ति के लिए काम करके कमाना ही उसकी आजीविका का साधन है, अब वो काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो। तो किसी व्यक्ति को पटरी या झुग्गी बस्ती से उजाड़ देने पर उसकी आजीविका के साधन हैं वो फ़ौरन नष्ट हो जाते हैं। तो देखो बच्चों, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों में लोग हैं वो छोटे छोटे काम धंधों में लगे होते हैं। कोई फुटपाथ के पास बैठकर किसी प्रकार की रेहड़ी लगा रहा है ना, छोटे छोटे काम धंधे कर रहा होता है, पटरी पर बैठ के खिलौने बेच रहे हैं। तो वो क्या है, उनके रोजगार का, उनकी आजीविका का साधन होते हैं। उनके पास शहरों में रहने की जगह नहीं होती, तो इस तरह से वो सड़क के किनारे या फुटपाथ पर या किसी खाली स्थान पर, खाली जगह पर अपना डेरा बना लेते हैं, अपनी झोंपड़ी लगा लेते हैं, वहीं रहने लगते हैं, है ना। क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो वहाँ उस शहर में, इतने बड़े शहर में वो मकान खरीद सके या किराया भर सके, कोई भी किराए का मकान लेकर, तो वो वहीं रहते हैं। तो जो ये उनकी अगर घर नहीं होगा तो वो अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे। तो ये जो झुग्गी जो झोंपड़ी है, उनके पटरी पर रहने का स्थान है, ये सब उनके आजीविका के साधन के अंतर्गत ही आता है। तो अगर हम उनकी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, वो पटरियाँ हैं, वो ही उजाड़ देंगे तो इससे उनके आजीविका के साधन हैं वो क्या नष्ट हो जाएंगे। तो यह एक ऐसी बात है जिसे हर मामले में साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। तो प्रस्तुत मामले में अनुभाविक साक्ष्यों से यह सिद्ध हो जाता है कि जो याचिका करता है वो झुग्गियों और पटरियों पर रहते हैं, क्योंकि वे इस शहर में छोटे मोटे काम धंधों में लगे होते हैं और उनके पास रहने की कोई जगह नहीं होती है। तो वे अपने काम करने की जगह के आसपास किसी पटरी या झुग्गियों में रहने लगते हैं। इसीलिए अगर उन्हें पटरी या झुग्गियों से हटा दिया जाए तो उनका रोजगार है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि याचिकाकर्ता को उजाड़ने से वे अपनी ही आजीविका से हाथ धो बैठेंगे और इस प्रकार जीवन से भी वंचित हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए, यह स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन अधिनियम 2014, तो देखो कि ये हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ही आता है कि ये जो 2014 में अधिनियम बनाया गया था,
इसमें ये संविधान में उल्लेखित सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा और समानता के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तो इस तरह से ये जो है PIL और न्यायपालिका की जो लंबी प्रक्रिया है उसको भी आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात कर रहे थे कि न्याय तक आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा यह है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालतें कई साल लगा देती हैं और इसी देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर यह कहा जाता है कि इंसाफ में देरी यानी कि इंसाफ का कत्ल। और ये 2019 में न्यायालयों की स्थिति देखिए कि भारत में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, कितने पद यहाँ पर खाली पड़े रहते हैं, इतने न्यायाधीशों की कमी रहती है और इन्हीं न्यायाधीशों की कमी के चलते अदालतों में मुकदमे की जो सुनवाई है उसमें काफ़ी साल लगा देती हैं, बहुत लंबा समय लगता है और उससे ये लगता है कि इंसाफ का वो कत्ल हो रहा है। तो इसे देखिए किस तरह से इंसाफ में इतनी देरी लगती है। यह चित्र देखिए, आपको ये जो दिखाई दे रहा है, इस चित्र में 22 मई 1987 को मारे गए हाशिमपुरा के 43 मुसलमानों के कुछ परिजन दिखाई दे रहे हैं। ये परिवार पिछले 31 साल से न्याय के लिए संघर्ष किए हुए थे इन्होंने, और मुकदमा शुरू होने में जो इतना विलम्ब हुआ उसके कारण सितंबर 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। देखो कहाँ 1987 की बात है और कहाँ 2002 में उच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली में स्थानांतरित किया, यानी अभी भी उच्च न्यायालय तक ही कार्य चल रहा था। तो देखो ये जो हाशिमपुरा है ये यूपी के मेरठ के आसपास की घटना है कि वहाँ क्या एक दंगे हुए और दंगे में जो ये PAC है, सशस्त्र बल सैनिक हैं जो, वो कुछ मुसलमानों को गाड़ी में बिठा कर ले गए, जो उनको ये लगता था कि ये दंगे में शामिल हैं। और इन्होंने क्या किया कि किसी नदी के पास गाड़ी रोकी और इन मुसलमानों को सबको खड़ा करके और गोलियों से उड़ा दिया गया था। तो इसमें काफ़ी लोग कुछ लोग बच गए, बाकी सबकी कुछ घायल हुए और कुछ इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से इन्होंने ये वहाँ पर दुर्घटना हुई थी। तो इसमें क्या हुआ कि इस PAC हिरासत में हाशिमपुरा हादसे की जो हादसा हुआ था उसमें प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबल्यूरी यानी PAC के 19 लोगों पर हत्या और अन्य आपराधिक मामलों के आरोप में मुकदमे चलाए गए और इस मुकदमे में 2007 तक केवल 3 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे और अंत में 31 अक्टूबर 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरोपियों को दोषी ठहराया। अभी देखो कि 2018 तक ये केस कहाँ पहुँचा है, उच्च न्यायालय में। अभी भी दोषियों के पास सर्वोच्च न्यायालय बाकी है। अब देखो 1987 और ये 2018 यानी 31 साल, देखो कितना समय लगा, 31 वर्ष का। और 31 वर्ष में भी उच्च न्यायालय तक केस पहुंचा है। अब इसमें देखो अगर मान लो जो दोषी है उसकी उम्र है 25 से 35 वर्ष के बीच में, जो सैनिक होते हैं उनकी उम्र है, मानो वो अगर 35 वर्ष का है ना, और 31 साल तक उस पर केस चल रहा है, उसने तो अपनी जो नौकरी है सैनिक बल में सेना के अंदर वो पूरी कर ली, है ना, क्योंकि 66 साल हो गए, 60 साल तक की सर्विस होती है अगर, तो वो उसका पूरा हो गया, उसने अच्छे से अपनी नौकरी भी करी और अभी भी उच्च न्यायालय तक पहुँचा है और अभी उनके पास सर्वोच्च न्यायालय है। अब वो अगर दोषी अपराधी हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेंगे, इतने 10-12 साल उसमें लगेंगे और उनको कितना समय हो जाएगा, इतने उनकी उम्र है वो जो है 80-85 साल की हो जाएगी। तो देखो इंसाफ की कितनी लंबी उम्र है, इतने में तो अपराधी ने अपनी पूरी उम्र ही गुजार दी। तो इस तरह से जो ये न्यायपालिका है इसके बाद देखिए फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर
अंकुश लगाया है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की है। संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी न्यायपालिका का बिल्कुल सही सपना देखा था जो पूरी तरह से स्वतंत्र हो, और यही हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी पहलू है। तो इस तरह से आपका ये बच्चों पाठ पूरा होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।